वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो हम इसको करने वाले हैं सिंप्लीफाई आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देख लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं और इनको इंस्पायर किया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन यूएसए में जो फंडामेंटल राइट्स है उससे हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज़्यादा एलाबोरेट हैं। पार्ट 3 के जो आर्टिकल्स इसके साथ डील करते हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ये याद रखना बिकॉज दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। और एक चीज़ जो आपको याद रखना है वो है जो ये पार्ट 3 है इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो फंडामेंटल राइट्स है इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? सो देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। Number one reason that they are backed by or guaranteed by a law of the land, that is Indian Constitution. Number two, they are fundamental for the development of individual, चाहे वो डेवलपमेंट मटेरियल हो, मॉरल हो या स्पिरिचुअल हो। तो दो रीजंस है क्यों इनको फंडामेंटल कहा जाता है। बिकॉज दे आर गारंटीड और प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, and they are essential for the development of individual, whether it is material development, moral or spiritual, or any kind of development of the individuals. Now let's talk about the list or categories of fundamental rights. So fundamental rights कितनी हैं और categories कितनी हैं इनकी? 6. That is one, right to equality, जिसके साथ आर्टिकल्स डील करते हैं फ्रॉम 14 to 18। ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं ऐसे कहाँ से कहाँ तक इनके साथ डील करते हैं। Right to freedom from Article 19 to 22, right against exploitation, Article 23 and 24, right to freedom of religion, Article 25 to 28, cultural and educational rights from 29 to 30, and constitutional remedies, Article 32. पहले 7 fundamental rights थी, that is right to property was also included in फंडामेंटल राइट्स, बट इसको फिर डिलीट किया गया था इस लिस्ट से बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। अब ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स और कैटेगरीज ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो नंबर 1, सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड सम आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। तो सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स में क्या फ़र्क है? सिटीजन्स वो लोग हैं जो इंडिया के रेजिडेंट्स है, इंडिया की सिटीजनशिप जिनके पास है, और इंडिविजुअल्स में फॉरेनर्स भी आएंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन सिटीजनशिप उनको हासिल नहीं हुई है। तो इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है सिटीजन्स को और कुछ है इंडिविजुअल्स को। तो हम देखेंगे जब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कहाँ पे कौन सा राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए है और कौन सा राइट ऑल इंडिविजुअल्स के लिए है। नंबर 2 इज दे आर क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन पे स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट, दे आर पॉजिटिव एंड सम ऑफ देम आर नेगेटिव। उसका मतलब क्या है? नेगेटिव इन द सेंस कि ये है कि वो प्रिवेंट करती है स्टेट को फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन। तो स्टेट जो है वो किसी की जो फंडामेंटल राइट है उसको आर्बिट्ररीली ऐसे ही राइट को छीन नहीं सकता। तो दे आर नेगेटिव इन दैट सेंस। तो पॉजिटिव किस सेंस में है? ये परसुएट करते हैं स्टेट को या इंडिविजुअल्स को कुछ एक्ट्स करने के लिए, तो उस सेंस में ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट फीचर जो है वो है जस्टिसेबिलिटी, दैट इज दे आर जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स कहीं पे वायलेट हो रही है तो जो एग्रीवेड पर्सन है जिसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो कोर्ट को जा सकता है, वहाँ इसको चैलेंज कर सकता है और कोर्ट उसको फिर जस्टिस देगा, इंसाफ देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है डिफेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड गारंटीड बाय इट। फंडामेंटल राइट्स जो है इनको डिफेंड करता है सुप्रीम कोर्ट
और इनकी प्रोटेक्शन करता है। और जो पर्सन है जिसकी भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगी तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऑर्डिनरी केसेस में अगर हम देखेंगे किसी की का जो भी केस होता है वो पहले लोअर कोर्ट में होता है, उसके बाद उसको अपील की जाती है हाई कोर्ट में, उसके बाद अपील के तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का केस जो है, अगर किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसको फिर अपील की ज़रूरत नहीं होती है फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट और फ्रॉम लोअर कोर्ट्स टू हायर कोर्ट्स, तो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज दैट दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। उसका मतलब क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है इनको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है इसमें कौन, पार्लियामेंट, बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इसमें एक प्रिकंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में दी है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट इससे वायलेट नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर, तो पार्लियामेंट जो है वो इनको अमेंड कर सकता है, इनको चेंज कर सकता है, सो फार एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। तो इससे हमें पता चलता है ये परमानेंट नहीं है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ये चेंज हो सकती है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी। अगर नेशनल एमरजेंसी इम्पोज की गई है कंट्री में तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट सम आर्टिकल्स और सम फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये आर्टिकल 2 जो है ये सस्पेंड नहीं होते हैं नेशनल एमरजेंसी के दौरान, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड होती है। और यहाँ कुछ चीज़ें भी है जैसे आर्टिकल 19, इसमें क्या चेंज आती है ये हम पढ़ेंगे फिर उसी टाइम पे जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे हमने बताया आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल किस टॉपिक के साथ किस चीज़ के साथ डील करता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12, इसका थोड़ा ब्रीफली हम पढ़ेंगे। तो ये डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के साथ, यानी स्टेट किस चीज़ को कहेंगे हम, व्हाट इज़ द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट को ये डिफाइन करता है। तो स्टेट की टर्म जो स्टेट है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, नंबर 1 गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में जैसे आपको पता होता है ये एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दूसरा जो है वो जो डेफिनेशन में आता है स्टेट के वो है स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और उस लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वहाँ दोनों ऑर्गन आएंगे लेजिस्लेचर में, यानी यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट कहेंगे इसको और स्टेट गवर्नमेंट में कहेंगे लेजिस्लेचर। तो ये ऑर्गन्स आए थे डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन जो है उसमें। थर्ड कैटेगरी जो इस डेफिनेशन में आती है वो है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ आपको पता होगी इसमें क्या आता है, इसमें आता है म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एट्सट्रा। तो ये लोकल बॉडीज़ जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही होती है या गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स होते हैं, तो ये आते हैं डिफिनेशन में स्टेट की। तो और एक कैटेगरी आती है जो अथॉरिटीज़ होती है गवर्नमेंट के, जो स्टेचुटरी हो या नॉन स्टेचुटरी। स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी का मतलब क्या है, स्टेचुटरी वो अथॉरिटीज़ होती है, वो बॉडीज़ होती है जो बनाई गई थी बाय पासिंग एन एक्ट इन द पार्लियामेंट। एक्ट पास होता है और बॉडी बनते वो है स्टेचुटरी, यानी पार्लियामेंट बनाता है उसको। तो नॉन स्टेचुटरी होती है जिसके लिए कोई एक्ट पास नहीं होता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हो सकती है। तो ये बॉडीज़ ये भी डिफिनेशन में आती हैं स्टेट की। इसमें फॉर एग्जांपल आती हैं LIC है, ONGC है एट्सट्रा, सेल है, बेल है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो भी होती है, जो स्टेचुटरी हो या नॉन स्टेचुटरी। तो ये था आर्टिकल 12 के बारे में जो डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब अगर इनमें से कोई भी ऑर्गन, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी वायलेट करे फंडामेंटल राइट को, तब हम तब जो इंडिविजुअल होता है जिसकी फंडामेंटल राइट वायलेट होगी वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ। तो डेफिनेशन में ये आती हैं।
So let us move ahead. Article 13. It deals with laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. यानी जो laws फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या उनके खिलाफ जाते हैं तो वो लॉज वाइड हैं, वो डिक्लेयर किए जाते हैं एज वाइड अंडर आर्टिकल 13। तो अगर हम बोलेंगे आर्टिकल 13 डील करता है फिर जुडिशल रिव्यू के साथ। तो अगर भी कोई लॉ कोई रूल अगेंस्ट जाता हो फंडामेंटल राइट्स के, उसको डिक्लेयर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से या किसी अदर तरीके से भी, पार्लियामेंट भी कर सकता है उसको, अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से। सो नाउ टेक राइट टू इक्वेलिटी विच इज़ फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। इस पर हम पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 14। तो जो आर्टिकल 14 है ये डील करता है दो चीज़ों के साथ। नंबर 1, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के लिए हैं, कुछ सिटीजन्स के लिए। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, तो ये रिलेट करता है बोथ इंडिविजुअल्स और यानी जो सिटीजन्स है उनके अलावा जो फॉरेनर्स होते हैं उनके साथ भी ये डील करता है, यानी एप्लीकेबल है सब पे, सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स वी कैन से। लेट अस फर्स्ट टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो कंसेप्ट है दिस इज फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन। तो इसका मतलब ये है कि हर कोई इंडिविजुअल, रिच हो पुअर हो, गोरा हो काला हो, वो सेम है, इक्वल है लॉ के नज़रों में। सेकंड कंसेप्ट जो है, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एंड दिस इज फ्रॉम यूएस ओरिजिन। तो सेकंड एस्पेक्ट क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल्स हो वो अगर इक्वल सर्कमस्टेंसेस में हो या इक्वल सिचुएशंस में हो तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दैट इज लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये था फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दी फंडामेंटल राइट्स को और कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए। तो अगले पार्ट्स में हम इलाबरेट करेंगे बाकी आर्टिकल्स को। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।